एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया हमारा, यानी इसी के साथ हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट होती हैं। आज हम इसका करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके नेक्स्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो एज ए नेम पता चल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। कोऑपरेशन से, जो सोसाइटी एक कोऑपरेशन से चलेगी, यानी कि आपस के मिलजुल के, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर ए कॉमन पर्पज। यहाँ पे क्या है कि जो कोऑपरेटिव है ना, इसका मतलब क्या है कि हम ना साथ मिलके वर्किंग टुगेदर, यानी कि एक साथ मिलके हम क्या करें ना कोई वर्क करें, कुछ भी मतलब किसी तरह की हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम सारे के सारे एक साथ मिलके जितने भी मेंबर हैं जो इकट्ठे होके वर्क करेंगे। तो एक और सबका पर्पज़ क्या होगा, एक होगा, यानी कि सबका जो एट लास्ट जो टारगेट होगा ना, जो गोल होगा वो एक होगा। जो एक गोल को अचीव करने के लिए हम जो वर्क करते हैं साथ में मिलके, वो हमारा कोऑपरेशन में आता है, कोऑपरेटिव में आता है। सोसाइटी यानी कि जो समाज में जो मतलब सोसाइटी से जो लोग मिलके, कुछ एक लोग मिलके जो अपना एक साथ मिलके कि हम वेलफेयर मकसद से या वेलफेयर मोटो से हम कोई ना एक्टिविटी मतलब सोसाइटी में हम काम करना चाहते हैं एज ए बिज़नेस, ठीक है। वैसे ये नॉन प्रॉफिट में हो जाता है, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका मेन इच्छा ये नहीं है कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना हायर, नहीं। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं ना उसको बेनिफिट मिले या उनके वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन। एक बिल्कुल एक वॉलंटरी एसोसिएशन है कि हम अपनी इच्छा से उसमें मतलब ज्वाइनिंग करते हैं, उसकी इच्छा से हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर, कि वो क्या है ना ज्वाइन करेंगे, जितने भी यहाँ पे जो भी मेंबर होंगे ना इसके, उनके वेलफेयर की बात की गई है कि जो मेंबर इसमें शामिल होंगे उनके वेलफेयर के लिए, उन पर्पज़ क्या होगा कि उनका वेलफेयर करना है, यानी कि बेनिफिट करवाना किसी भी तरीके से, उसके लिए सारे के सारे मिलकर जॉइंटली वर्क करते हैं। दे आर ड्राइव्ड बाई द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इनकम interest in the face of possible exploitation at the hand of middlemen obsessed with the desire to earn greater profit। यहाँ पे ये क्या कहता है, इस पूरे में ये क्या कहा गया है कि जिसमें ना कि जो मिडल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, देखो जो बीच का, ठीक है, यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे मतलब जो हमने सामान खरीदना है वो मार्केट है, तो जो हमें जो लिंक करवाने वाले हैं ना बीच में, तो वो क्या होंगे, मिडल मैन होंगे। तो वो मिडल मैन क्या करता है, देखो ये पर्सन यहाँ पे लिंक करवाएगा, तो ऐसे तो है नहीं कि वो कुछ भी बीच में से उसकी अर्निंग नहीं होगी या उसका कोई पर्पस नहीं होगा, इसको भी तो अपना लाइवलीहुड के लिए चीज़ें चाहिए, तो ये भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो ये इसका मेन पर्पस क्या होता है मिडल मैन का, वो अपना ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करता है कि ठीक है मैं इनका लिंक करवाता हूँ तो बीच में मेरा इतना कमीशन है वो बनता है। तो ये सोसाइटी क्या करती है, इस मिडल मैन को यहाँ से निकाल के डायरेक्ट कनेक्ट करवाती है। तो जो ये इसका जो ग्रेटर प्रॉफिट कमाने का ये चीज़ें हैं, इसका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करवा देते हैं, ताकि यहाँ से जो ये एक्सपेंस जो हमें हाई मतलब रेट पड़ रहा था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें चीज़ें एक मतलब जिस रेट पे हम अफोर्डेबल रेट पे हमें वो चीज़ें मिल सकती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही स्टार्ट होती है। और किसके अंडर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, इसके अंडर इसको रजिस्टर करवाना होता है। रजिस्टर करवाने का मतलब क्या होता है कि जब हमने इसको रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया, जो भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी की सारी कंप्लीट करने के बाद, तो फिर इसकी सोसाइटी है ना उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है अलग से कि ये सोसाइटी है और इसमें जितने भी मेंबर इंक्लूड होते हैं कि ये यहाँ पे मेंबर्स हैं। जो इसके प्रोसेस है वो कोई ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता या कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, इसमें थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटी होती है। और चीज़ क्या है कि सोसाइटी से कोई 10 एडल्ट, यानी कि वो मतलब बियॉन्ड मतलब 18 से नीचे नहीं होने चाहिए, 18 से ऊपर मतलब कि अडल्ट पर्सन होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। सोसाइटी से जो भी आएंगे तो कम से कम 10 पर्सन होंगे ना एक साथ, तब भी सोसाइटी मतलब ये इसका रजिस्टर करवा सकते हैं या वो उसको मिलके कैरी करवा सकते हैं। जब 10 पर्सन होंगे तो वो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, अगर 10 से कम है तो फिर इसको परमिशन है वो नहीं मिलती। तो यहाँ पे 10 पर्सन होंगे और उनकी कैपिटल सोसाइटी की वो राइज़ कहाँ से होगी, वो इन्हीं मेंबर से ही होगी। जितने भी मेंबर इसमें आएंगे ना उन्हीं मेंबर से होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 ही होते हैं, नहीं, एटलीस्ट 10 बोला है कि स्टार्टिंग करने के लिए 10% की ज़रूरत है, उसके बाद जितने मर्जी इसमें आके ज्वाइनिंग कर लें। ये बिल्कुल फ्री होता है कि कोई भी इसमें कभी भी आ सकता है और कभी भी इसको छोड़ के जा सकता है।
ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस के ऊपर या कोई भी मतलब लीविंग के ऊपर किस तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी या ऐसा नहीं है कि इसको कोई कंपल्सन होकर इतना टाइम रहना पड़ेगा, वो अपनी इच्छा से आ जा सकते हैं। लेकिन जब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको रजिस्टर करवाना होता है, तब कम से कम 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट रहती है। जिससे कि और इसका जो कैपिटल है वो कहाँ से राइज होगी, जो शेयर इशू करके, जो भी मेंबर्स हैं ना उनको शेयर इशू करके जितना जितना शेयर वो परचेज करते हैं, जितना जितना अपना हिस्सा उस पर डालते हैं, उसी से इसका फंड है वो बढ़ता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी लीगल आइडेंटिटी है वो अलग से मिल जाएगी। जिस भी नाम सोसाइटी है, जिस भी वेलफेयर मोटिव के लिए है, तो उस हिसाब से इसको आइडेंटिटी है वो मिल जाती है। उसके बाद हम इसके करते हैं फीचर्स। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ इसको हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो फीचर्स सबसे पहले क्या आते हैं, देखो वॉलंटरी मेंबरशिप। एज ए नेम सजेस्ट कि वॉलंटरी, यानी कि यहाँ पे जो मेंबरशिप है ना वो बिल्कुल ही वॉलंटरी है, कुछ भी कंपल्सन नहीं होता कि यहाँ पे एक पर्सन है वो टोटली फ्री है कि इसको ज्वाइन करना चाहता है, वो अपनी स्वेच्छा से आएगा इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए, और इसका बिल्कुल फ्री है वो उसको मतलब छोड़ने के लिए भी। कोई किसी भी तरीके की कैसे भी बाउंडेशन नहीं है, जब चाहे जिस मर्जी टाइम वो छोड़ सकता है। बस इसमें क्या है कि जो सोसाइटी को क्वेट करेगा ना, तब उसका प्रोसीजर क्या है कि जो छोड़ने वाला पर्सन है उसको एक नोटिस देना होगा। वैसे तो नहीं है ना कि अब भी हमारा मूड किया कि चलो सोसाइटी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इतना कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, लेकिन एक नोटिस देना होता है सोसाइटी को कि भी इस रीज़न से या ऐसे भी मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्योंकि देखो अगर कोई डेट्स पे करने वाले हैं तो वो तो देखते ही हैं, तो उसके बाद उसको छोड़ सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि नहीं इतना टाइम तक रहना पड़ेगा या ऐसे रहना पड़ेगा, और कोई भी आ सकता है, ठीक है। ओपन फॉर ऑल है ये कि कोई भी पर्सन आ सकता है, इसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है भी ऐसे ये वाले लोग आएंगे या इस तरह के लोग आ सकते हैं। कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, किसी भी कास्ट से मतलब नहीं है, कोई भी जेंडर से मतलब नहीं है, कोई भी इसमें मेंबरशिप ले सकता है, सब के लिए ओपन होती है ये। नेक्स्ट इसमें आता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस के अंदर क्या आता है, स्टार्टिंग में हमने किया था ना कि इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तो ये इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंपलसरी है, क्योंकि देखो वेलफेयर मोटिव के लिए है तो इसकी आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मेंबरशिप सबके लिए फ्री है और सभी मेंबर कोई भी इसमें आ सकता है, तो मेंबरशिप से सोसाइटी बनती है, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उन्हीं से सोसाइटी बनेगी। तो यहाँ पे फिर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको मैनेजिंग में और इन सिस्टम को आगे चलाने में प्रॉब्लम आएगी कि कौन कब छोड़ के जा रहा है, कैसे था, तो उसका कोई रिटर्न क्या उसका प्रूव होगा। और दूसरा यहाँ पे कि जितने भी मेंबर आ रहे हैं तो अगर उनको कोई भी लीगल एक्शन लेना हो तो वो इजीली ले सकते हैं। अब वो तभी ले सकते हैं जब उसका रजिस्ट्रेशन हो, उनके पास कोई ना कोई यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ होगा कि हाँ ये हमारे पास प्रूफ है कि सोसाइटी के इस नाम से इतने टाइम से चल रही है, तब से चल रही है, इसमें ये लोग थे, तो सारी डिटेल उसमें होती है। तो इसका रजिस्ट्रेशन वो क्या होगा, बिल्कुल कंपलसरी होता है और सेपरेट आइडेंटिटी होती है, ताकि अपने उसके मेंबर की अलग से होती है, क्योंकि मेंबर के छोड़ के जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो ताकि अब जो फिर क्या होता है कि किस मेंबर के नाम से ले, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वर्क करना है, तो फिर सोसाइटी क्या करती है, सारा काम अपने नाम से करती है, किसी भी मेंबर के हिसाब से नहीं करती। यहाँ पे मेंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं करती, क्योंकि सेपरेट एंटिटी मिल गई है, उसको खुद को अलग से पहचान मिल गई है, तो वो अपने हिसाब से ही वर्क करती है, ताकि कोई भी मेंबर छोड़ के जाए या उसमें कंटिन्यू रहे, इसका इफेक्ट इसके ऊपर ना आए। नेक्स्ट इसका आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी इसे मेंबरशिप लेंगे, उनकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, ठीक है। लिमिटेड का मतलब हम पीछे भी हमने लास्ट क्लासेस थी उनमें भी हमने किया था। लिमिटेड का मतलब कि जितनी इन्होंने यहाँ पे कैपिटल लगाई है बस उतने के लिए ये लाइबल हैं पे करने के लिए। इनकी पर्सनल एसेट्स है वो बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ पे उस पर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे उनको ये चीज़ें अपनी एसेट से नहीं पे करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट जो कंट्रीब्यूट उन्होंने की है सिर्फ उतने के लिए लाइबल है, उतने रिस्क के लिए, बाकी इनके ऊपर कोई भी रिस्क ऐसा बियर नहीं करना पड़ता। कंट्रोल यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, देखो कोई भी मेंबर कभी भी, कोई भी आ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे तो फिर जो आ रहा है उसको समझने में भी टाइम लगता है, छोड़ के चला गया तो वो कोई भी काम को मतलब बीच में छोड़ के जा रहा है, फिर तो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मैनेज नहीं होती। तो इसको कंट्रोलिंग करने के लिए, इसका सिस्टम चलाने के लिए जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं, जो भी उन्होंने मेंबरशिप ली है, वो सभी मिलके क्या करते हैं, एक मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे चूज़ करते हैं। ये जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर है ना, डेमोक्रेटिक टाइप कंट्री हमारी, यहाँ पे हम मतलब जो वोटिंग राइट है कि हम अपने वोटिंग राइट से ही अपने यहाँ पे चूज़ करते हैं।
पीएम को, सीएम को, तो उसी तरीके से मतलब बिल्कुल उसी तरीके से काम होता है यहाँ पे भी वोट्स के थ्रू, कि जो भी मेंबर्स हैं ना वो यहाँ पे चांस टू चूज़ द, वो अपने हिसाब से चूज़ करते हैं और इलेक्ट करते हैं अपने वोटिंग राइट से कि वो किसको यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी में लाना चाहते हैं। फिर वहाँ के सारे ऑपरेशन है वो उन्हीं के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हीं के पास ये सारा का सारा राइट होता है। तो वो मैनेजिंग कमेटी कौन करेगा, जो भी इसमें मेंबर होंगे वो उन्हीं में से ही कोई ना मतलब कोई मेंबर होगा जिसको ये सारे के सारे मिलके चूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इसका पर्पज़ क्या है, इसका मेन पर्पज़ है कि जो भी इसमें मेंबर्स हैं उनको सर्विस देना, उनका वेलफेयर के लिए काम करना, क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो काम कर ही नहीं रहा यहाँ पे, हम किसके लिए काम करें, वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो इनका मेन मोटिव यही है कि वो अपने वर्क से या अपनी सर्विसेज से अपने जितने भी मेंबर हैं ना तो उनको वेलफेयर करे, उनका बेनिफिट कराए किसी भी तरीके से। जो भी सरप्लस होगा इट्स ऑपरेशन से तो वो सभी मेंबर्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाएगा विद द बाय लॉ ऑफ द सोसाइटी, जो भी उसका कानून बना हुआ है, यानी कि जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कौन सा मतलब कैपिटल के हिसाब से या किस हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मतलब जो प्रॉफिट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को, तो उसी रेशो में इसको डिवाइड कर लिया जाता है अगर अच्छा कोई प्रॉफिट जनरेट होता है तो। ठीक है, अभी दिमाग में ऐसा आता होगा कि प्रॉफिट मोटिव तो है ही नहीं, फिर प्रॉफिट क्या। हमारा मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई मतलब वर्क ही नहीं करेंगे या कोई ऐसा ऑपरेशन ही नहीं करेंगे जहाँ से अपने को बेनिफिट हो या प्रॉफिट मिले, नहीं, प्रॉफिट तो हम लेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉफिट को ही ध्यान में रख के काम करते हैं, ऐसा नहीं करते, हम वेलफेयर को ध्यान में रख के काम करते हैं। और इस ऑपरेशन से हमें जो प्रॉफिट मिलता है तो उसको हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से बांट लिया जाता है। तो ये इसके फीचर्स थे। नेक्स्ट हम करते हैं इसके मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस हमें इसके क्या हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके काफ़ी मतलब बेनिफिट्स हैं। तो इसका पहला बेनिफिट क्या है, इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, कि जो भी इसके अंदर मेंबर हैं, ठीक है, 1 मैन 1 वोट। जैसे हमारी कंट्री में भी यही होता है कि कौन कितना रिच है, कौन कितना पुअर है, डजंट मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता इससे किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है या किसी के पास खाने की रोटियाँ ही नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोटिंग राइट क्या है, सबको एक इक्वल है कि एक पर्सन को क्या है, एक वोट का अधिकार है कि वो उसका इतना ही तो अंबानी का वोट वैल्यूएबल है और इतना ही बहुत गरीब से गरीब लोग हैं उनका भी वोट है वो वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें भी इसी तरीके से वर्क होता है कि जो भी वर्क इस मतलब पर्सन काम करते हैं या जो मेंबर्स हैं तो उन सभी का कि उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल इसमें लगाई है ये चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करती, अमाउंट ऑफ कैपिटल मैटर नहीं करता। यहाँ पे हर एक पर्सन को एक वोट का अधिकार है। तो वो अपने यानी कि जो मेंबरशिप के लिए कमेटी चूज़ करना है या कोई और डिसीजन लेना है, कोई और तरीके कोई नया चेंजमेंट करना है, तो उसके लिए जो मीटिंग होती है तो हर एक पर्सन को इक्वल राइट होता है अपनी वोटिंग का, ताकि वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करे और अपना वोटिंग जो राइट्स है उसको यूज़ करे। नेक्स्ट इसमें आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी ये हम ऊपर भी कर चुके हैं, सेम वही बात है कि वो अपने जितना उन्होंने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वहाँ तक ही जाएगा, उसके आगे इसकी मतलब कोई भी लाइबिलिटी किसी भी मेंबर की नहीं बनती है। उनकी पर्सनल एसेट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, वहाँ से कोई भी डेट्स हैं वो पे नहीं किए जाएंगे। अगर सोसाइटी के अंदर फंड है तो वो पे कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर उनकी पर्सनल एसेट्स को बेच के या उसको वहाँ से कवर नहीं किया जाता। स्टेबल एग्जिस्टेंस, दूसरा इसके अंदर क्या है ना कि इसका जो एग्जिस्टेंस है ना वो स्टेबल रहता है। कोई मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, बैंकरप्सी हो जाती है या कोई भी कारण है, ठीक है, वो दिवालिया हो गया, पागल हो गया, कुछ भी कंडीशन है, तो यहाँ पे इसके कंटिन्यूटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेंबर की एंट्री क्या है, फ्री है, और जो उसका छोड़ के जाए कोई बंदा, लिविंग सिस्टम है वो भी क्या फ्री है कि वो अपनी इच्छा से आ सकता है और जा सकता है। तो जब वो अपनी इच्छा से आ जा सकते हैं तो इनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेंबर आ रहे जा रहे हैं, ये अपने अकॉर्डिंग है वो काम करती रहेगी, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। इकॉनमी इन ऑपरेशन में क्या है कि जो मेंबर्स जनरली क्या अपने जो वर्क है ना उसको हॉनरी से पूरी मतलब अच्छे से अपनी सर्विसेज को देते हैं, ताकि अब सर्विस सोसाइटी की जो पर्सन के अंदर काम करते हैं, यानी कि जो कमेटी हमने इलेक्ट की है, जो भी हमारी मैनेजिंग कमेटी है जिसमें भी पर्सन है वो अपना अच्छे से इस वर्क को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे क्या जो मिडिल मैन है उसको टोटली एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ से निकाल देंगे ताकि थोड़ा कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए।
कॉस्ट कम होएगी तो हमारे जो मेंबर हैं उनको चीज़ें हैं वो थोड़ी सस्ते में मिलेंगी, जिससे उनका जो रिस्क है बैड डेट्स का वो भी लोअर रहेगा। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इस तरह सोसाइटी है ना, इनको गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट भी इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड फाइंड सपोर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस की। यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह की हेल्प करती है, इस पे जो भी मतलब जितनी भी कैपिटल होती है उस पे टैक्सेस हैं वो लो लगेंगे, यानी कि जो इनकम होती है सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है। कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लो रेट पे देती है। ऐसा इसलिए ताकि चीज़ें बढ़ें, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ के थ्रू भी कैसे भी हमारी जो भी कैपिटल है ना वो फॉर्मेशन में आए और प्रोडक्शन बढ़े कंट्री की, ताकि ओवरऑल हमारी कंट्री है वो ग्रो करे। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक इसमें फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट भी काफ़ी फैसिलिटी देती है ताकि इस चीज़ को हम और बढ़ावा मिले और आगे तक लेके जाएं। नेक्स्ट इसका आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि देखो इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये मतलब मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए जो कि एडल्ट हों सोसाइटी से, ठीक है। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद वो कितना कितना फंड लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर बस रजिस्ट्रेशन करवाना है, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, थोड़ी बहुत इसमें लीगल फॉर्मेलिटी करवानी पड़ती है, जो कि किसके अंडर होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर। इसमें जो प्रोविज़न बना हुआ है बस उन चीज़ों को क्या करना है, फुलफ़िल करना है जो हमें यहाँ पे दी हुई हैं, पहले ऑलरेडी कंडीशंस दी हुई हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, बस उसको ध्यान में रख के हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और थोड़े टाइम बाद इसमें हमें क्या अप्रूवल मिल जाएगी कि ठीक है आप इसमें आप काम कर सकते हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके हिसाब से फिर काम कंटिन्यू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ करें, ऐसा करें, तो यहाँ पे काम भी आसान रहता है। अब इसके इतने बेनिफिट्स हमने किए हैं, तो कुछ इसके नुकसान भी हैं, यानी कि कुछ एक तो नुकसान होंगे ही, कोई भी चीज़ है उसके फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसके क्या नुकसान है वो भी हम अभी देखते हैं। सबसे पहला इसके अंदर क्या आता है, लिमिटेड सोर्सेज, कि यहाँ पे देखो ये जो भी फंड है ना, जितना भी पैसा है, मनी कैपिटल, वो कहाँ से लेती है, किससे लेती है, वो लेती है अपने मेंबर से। जो भी इसके अंदर मेंबर हैं उन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन होता है, कोई एक्सटर्नल मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी मेंबरशिप नहीं है और वो इसमें फ़ंड लगा दे। तो जितने इसमें मेंबर होंगे तो वो क्या होंगे, फिर फंड क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। कि स्टार्टिंग में 10 मेंबर्स हैं, अब नए कब तक जुड़ते हैं, तो 10 मेंबर्स हैं वो कितना फंड लगा सकते हैं मिलके। और क्योंकि यहाँ पे देखो जो रेट डिविडेंड का रेट है वो भी लोअर है, क्योंकि यहाँ पे इसका मेन पर्पज़ क्या है, वेलफेयर का है, प्रॉफिट कमाना तो है ही नहीं। तो इनकम कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, ये चीज़ें भी तो कई बार क्या है, प्रॉफिट ना भी होए तो उस केस में इनको डिविडेंड क्या मिलता ही नहीं है, अदरवाइज़ क्या है लोअर डिविडेंड रेट पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेंबरशिप के लिए लोग कम अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हर एक कोई क्या देखता है, इनकम बढ़े, हमारी इनकम है वो कैसे हाइयर होगी, ये चीज़ भी तो साथ में देखता है कोई भी इन्वेस्टर है वो। तो जब उसकी इनकम उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे तो डिविडेंड बहुत कम है, तो लोग इसमें मेंबरशिप में कम आना चाहते हैं, तो ये कम अट्रैक्ट कर सकती है, तो करती है। तो फिर उससे क्या होगा, हमारे पास फंड है वो लिमिटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते, तो हम बहुत बड़े लेवल पे या इस तरह चीज़ें हम नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कि इसके अंदर क्या है ना कि जो एक्सपर्ट मैनेजर है ना वो नहीं ला सकते, क्योंकि जो इसकी देखो जो एक्सपर्ट पर्सन आएगा, कोई पर्सन है वो अपने फील्ड में पूरा एक्सपर्ट है, तो वो क्या करेगा, हाई सैलरी मांगेगा, कि उसको क्या चाहिए भाई, हाई सैलरी चाहिए, कि इतनी उसकी डिमांड है भी, उसका इतनी वो सर्विस दे सकता है, इतनी एक्सपर्टाइज है उसकी। जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा उतनी ही उसकी क्या है, डिमांड बढ़ती जाएगी इनकम की। अब इसकी तो इनकम भी बहुत कम होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, क्योंकि प्रॉफिट के पीछे तो भागते ही नहीं है, तो वो उसको उतना नहीं दे सकते, उतनी हाई सैलरी पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक्सपर्ट नहीं होंगे। जो मेंबर होंगे, ठीक है, जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इसके अंदर, तो वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते, और उसकी वजह से क्या है, हमारी इतनी एफिशिएंटली मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाती है, इतनी एफिशिएंसी इसके अंदर नहीं रहती है। नेक्स्ट इसके अंदर लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक मेंबर है वो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है, ठीक है। जब तक वो मेंबर था उसने हर एक मीटिंग अटेंड करी, उसमें जो भी डिस्कशन हुआ वो भी देखा, तो यहाँ पे कोई भी सीक्रेसी नहीं रही ना, क्योंकि जो भी मेंबर है उनके आगे सब कुछ डिस्क्लोजर होता है, कौन से ऑब्लिगेशन है। ये सोसाइटी का भी एक्ट में 7 सबसेक्शन जो हमारा 7 है उसमें डिफाइन किया हुआ है कि सब कुछ डिस्क्लोज करना है जो भी सोसाइटी के मेंबर है उनके सामने। तो यहाँ पे जो सीक्रेसी है उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल रह जाता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हमें वहाँ पे मीटिंग में रखनी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है।
गवर्नमेंट कंट्रोल, अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इस स्कीमें दे रही है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो अपना कंट्रोल रखेगी। तो यहाँ पे क्या करेगी, कुछ एक उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, जैसे कि ऑडिटिंग होनी चाहिए, जो भी अकाउंट्स हैं उनकी, जो अकाउंट्स की जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करवाना। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट है ना वो अपना इंटरफेरेंस करती है। क्यों करती है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस? ये गवर्नमेंट इसलिए इंटरफेरेंस करती है कि ये वेलफेयर का कह के भी ठीक है, हमारा मेन मकसद है कि हम ना वेलफेयर करने के लिए वर्क कर रहे हैं, हम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये एक सोसाइटी नहीं चला रहे। तो गवर्नमेंट इसमें टाइम टू टाइम ऑडिटिंग करके और जो अकाउंट्स है उनकी रिपोर्ट चेक करके ये देखती है कि भी किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, क्या क्या इसमें चल रहा है। तो वो अपना टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस करती है और अपना कंट्रोल भी रखती है कि ये चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी या यहाँ पे नहीं करनी पड़ेंगी। डिफरेंस इन ओपिनियन, ये तो हर जगह पे जहाँ पे मतलब मोर देन 2%, जहाँ पे भी ये मोर देन 2% यहाँ पे आएंगे किसी भी फील्ड में, तो ये वाली प्रॉब्लम तो आएगी। उसकी लिमिटेशन में ये पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हैं आप कभी भी, क्योंकि ओपिनियन है ना, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ओपिनियन जो भी हमने व्यू रखा है, अपना बात रखी है, उस पर सबका एक साथ हमेशा एग्री हो जाना। ठीक है, एक दो बार उनकी बात अच्छी लगी, कभी आगे से वो भी रखेंगे, हो सकता है फिर मैनेजमेंट कमेटी उसको ना एक्सेप्ट करे, उनको लगे कि नहीं हम अपनी बात चलाएंगे, तो फिर यहाँ पे झगड़े को मतलब बढ़ जाते हैं। और उनका जो उनकी जो व्यू पॉइंट अलग अलग होंगे तो उनमें फिर क्या है, दूरियाँ आएंगी ही आएंगी। और क्योंकि व्यू पॉइंट किस लिए लगाते हैं कि कोई भी एक पर्सन है जो उसको हैंडल आउट कर रहा है, जो मैनेजिंग कमेटी में, तो अगर उसको लगता है कि प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं स्टार्ट कर देता है, डोमिनेट मतलब ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है उसके ऊपर, इतना वेलफेयर मोटिव को इतना फिर वो ध्यान नहीं देता कि बाकी बंदों क्या होगा। जब उसको लगता है इसमें इतनी इनकम ऐसे हो सकती है तो फिर वो अपना पर्सनल गेन करना शुरू कर सकता है कि हम इसमें इतना कमा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे उनको लगता है कि जो सोसाइटी से जो वर्क हुआ है उससे क्या है ना 1 लाख रुपीज़ है, वो प्रॉफिट हो गया हमें इस बार, इतना प्रॉफिट इन्होंने कमा लिया। अब यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे 10% ही हैं अभी तक, तो सब में क्या हो जाएगा, 1-1 लाख आएगा। अब यहाँ से 2-3 बंदे हैं, उन्होंने देखा कि इतना प्रॉफिट है, तो उन्होंने कि इसको सारे को इसको देने से अच्छा है थोड़ी बहुत और एक्टिविटी करके इसको हम बांट के और यहाँ पे हम 5 लाख की शो कर दें। तो ये क्या हो गया कि उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा। तो अगर ये चीज़ें फिर आगे आएंगी तो फिर क्या झगड़े ही होंगे इसके ऊपर कि भी पर्सनल इंटरेस्ट की जगह आप सब में चीज़ें डिवाइड होनी थी, बिल्कुल ओपनली डिस्क्लोजर होना था। तो ये चीज़ें कई बार प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट कर देती हैं। यहाँ तक हमारे इसके मेरिट, डिमेरिट और फीचर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट इसका करते हैं टाइप्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप क्या हैं, इसमें बहुत अलग अलग टाइप हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह का हम वर्क कर रहे हैं, उसी के हिसाब से ही सोसाइटी हम मतलब बनती है, सोसाइटी में हम रजिस्टर करवाते हैं। तो कुछ एक टाइप्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या बात होगी, कंज्यूमर की होगी। यहाँ पे किसका जो भी सोसाइटी है वो किस मकसद से बनी है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसको हम जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो भी मिडिल मैन है उनसे बचाया जा सके, इनको लो कॉस्ट के ऊपर चीज़ें मिले। मेन पर्पज़ हमारा यही रहता है ना कि जितनी चीज़ें हमें यहाँ पे लो कॉस्ट पे अवेलेबल हों जो भी इसके मेंबर हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर में क्या होगा कि ये कि जो एक पर्सन अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर ले, भी एक हाई प्राइस है वो हर कोई नहीं पे कर सकता, जो इसके मेंबर हैं उनको थोड़ा सा कम प्राइस पे मिले। तो यहाँ पे सोसाइटी क्या करती है, जो मिडल मैन है उनको एलिमिनेट कर दिया। तो उसे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर है जो चीज़ों को बनाता है, यहाँ पे बीच में मिडल मैन है और यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर है। अब हर बार क्या होता है कि हर बार क्या जो प्रोड्यूसर है वो बनाने वाला वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर वो बनाएगा, अगर सप्लाई करेगा तो बनाएगा कब, और ये पॉसिबल भी नहीं होता कि अब माल पहुंच पाए। तो फिर ये क्या करते हैं, बीच में मिडिल मैन यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएटर यूज़ करते हैं, होलसेलर, रिटेलर, ताकि ये अपने सामान को उनको देंगे, फिर वो आगे देंगे और फिर ये आगे देंगे और फिर ये हमें रिटेलर हमें उस चीज़ को पहुँचाएगा हमारे तक। ऐसे चेन में आई है। अब जो ये बीच की जो कड़ी है, तो ये कड़ी क्या करेगी, अपना प्रॉफिट तो कमाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वो मतलब कोई कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है आप दो हम आगे सप्लाई कर देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर कोई अपनी इनकम का देखता है। तो प्रोड्यूसर से यहाँ पे कोई भी आइटम है 100 रुपये का बना है, वो यहाँ पे आया, किसी भी इंटरमीडिएटर के पास आया, एजेंट के पास आया, तो उसने अपना 10 रुपया लगा के 110 का होलसेलर को दे दिया। अब होलसेलर ने यहाँ पे क्या करा, उसको 125 का बना के रिटेलर को दे दिया। अब रिटेलर के पास वो चीज़ें आई 125 में,
तो ये भी क्या करेगा, अपना प्रॉफिट करेगा, और जो कस्टमर है उसको कहाँ तक मिलेगी चीज़ें, उसको ये मिलेगा 140 में या 150 में। आइटम की कॉस्ट क्या थी, 100 ही थी, ये मिलना कितने में था, 100 में, लेकिन ये कितना बढ़ गया, इसका प्राइस 40 और एक्स्ट्रा हो गया है। तो यहाँ पे जो ये सोसाइटी है ना, वो क्या क्या करती है, इनको एलिमिनेट कर देगी। तो जो अब यहाँ पे इतना जो ये चीज़ें हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि बल्क क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस मतलब होलसेलर के पास जाएंगे, या एक ही मिडल मैन को यूज़ करेंगे बीच में, प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास जाएंगे और बल्क क्वांटिटी में चीज़ों को परचेज करेंगे और अपने मेंबर्स को दे देंगे। तो फिर जो रिटेलर का जो जितना है वो बच जाएगा। तो कॉस्ट यहाँ पे जो 140 पड़नी थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 125 या फिर 115 ही पड़ेगी। तो ये यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अमूल वाला एग्जांपल दिया हुआ है, ये डायरेक्टली फार्मर से मिल्क लेते हैं। तो इसका एक बार इसको जस्ट गो आउट स्टडी कर लेना। इसकी चीज़ें तभी सस्ती होती हैं कि डायरेक्टली क्या करते हैं, मतलब गांव से डायरेक्टली डेयरी से होती हैं, वहाँ से उठाते हैं चीज़ें। तो फिर यहाँ पे इनकी जो प्रोडक्शन से या जो चीज़ें बनती है वो थोड़ी सी लो कॉस्ट में बन जाती हैं, क्योंकि जो बीच के मिडल मैन हैं उनको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, ताकि कस्टमर तक वापस चीज़ें मिले वो लो रेट में मिले। नेक्स्ट सोसाइटी आती है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो प्रोडक्शन वो तो कंज्यूमर का था, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर की हम बात करेंगे। तो जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर है ना, उनको इतना इफेक्ट वो नहीं पड़ता, लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेन सोसाइटी इसलिए काम करती है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि वो देखो कंपटीशन तो कर नहीं पाते जो बड़े बड़े उनके साथ, तो फिर ये मार्केट में इतना चल नहीं पाते। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि उनके लिए कि जो भी उनकी मतलब डिमांड के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं वो, तो वहाँ पे जो बिग कैपिटलिस्ट है ना, उनसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें उनको जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल होगा, उनको कच्चा माल होगा, ये जो भी मतलब इक्विपमेंट्स होंगे उनको चाहिए ये चीज़ें, तो वो क्या करते हैं अपने मेंबर्स को ख़रीद के और उनको मतलब थोड़ा सा लो कॉस्ट में प्राइस है वो उनका क्या रहेगा, लो प्राइस में वो चीज़ें इनको परचेज करके देंगे। और उसके बाद जो यहाँ से मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार हो जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसको भी यानी कि उस आउटपुट को भी ये खरीद के आगे फर्दर उसको सेल करने का काम करते हैं, ताकि भी प्रोड्यूसर है उसको ये लगे कि जो भी चीज़ वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसको वो चीज़ें उसकी सेल हो जाएंगी और उसको एक डिज़ायर प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो ये इस चीज़ में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि सोसाइटी में भी सोल्व करने के लिए जो प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए भी, ताकि उसको भी एक डिज़ायर मतलब बेनिफिट मिले उसका, और बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी सस्ते में चीज़ें मिले। तो यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इसमें आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो जो प्रोडक्शन कर दिया है, लेकिन जो सेलिंग है ना वो किसके ऊपर डिपेंड है, सेल किसके ऊपर डिपेंड है, मार्केटिंग के ऊपर। यानी कि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ है उसको हम सेल कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो मार्केटिंग करना ज़रूरी है। तो मार्केटिंग में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, तो वो अपने सामान को बेचने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं, तो अगर वो ऐसे किसी और से मार्केटिंग करवाएं तो बजट क्या होता है, बहुत हाई होता है, और इतना ये लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। तो यहाँ पे जो मेंबर है ना, वो प्रोड्यूसर की जो इसका एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर अपना जो आउटपुट बनाता है, तो उसको मार्केटिंग का, ठीक है, यहाँ पे मिडिल मैन को एलिमिनेट करके, ताकि थोड़ा बहुत ये भी कंपटीशन में आ सके, इनको खर्चा कम पड़े, और यहाँ पे क्या है ना, फेवरेबल मार्केटिंग फॉर द प्रोडक्ट, इस चीज़ के लिए सिक्योर करवाते हैं कि कौन कौन चीज़ इनको बनानी चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड है और ईजिली यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग फंक्शन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का, पैकेजिंग का, इनमें भी हेल्प करवाते हैं, ताकि इन चीज़ों को एक बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे बेचा जा सके और ये भी एक प्रॉफिट को अर्न कर सकें। तो ये उसमें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। नेक्स्ट आती है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है कि देखो हर एक फील्ड में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, और हमारे देश का इंडिया में तो देखो फार्मर है, उनका जो हित है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे उनका जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सोसाइटी बनी हुई है। तो वो क्या करते हैं, इनको एक रीजनेबल इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं एक रीजनेबल कॉस्ट में, यानी कि सेम वही लो कॉस्ट के ऊपर, ताकि उनकी जो भी फार्मिंग एक्टिविटी है वो अच्छे से हो सके और उसके ऊपर उनको बेनिफिट मिले, वो कुछ ना कुछ गेन कर सकें, प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है, जो भी लार्ज स्केल फार्मिंग है या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो उसकी प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने के लिए ये अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करवाना, वो भी लो रेट पे, फर्टिलाइजर्स देना, मशीनरी और अदर जो भी इनको फैसिलिटीज़ जो भी इक्विपमेंट चाहिए उसको भी मुहैया करवाना, ताकि वो अच्छी यहाँ पे उनकी उसकी फसल है वो अच्छी हो, अच्छी क्रॉपिंग हो, जिससे उनके मतलब हील्ड को भी, अब ये दोनों चीज़ों में काम करती है। जो फार्मर सोसाइटी है ना,
वो क्या करती है कि जो इनपुट है ना वो भी प्रोवाइड करवाती है, और जो इनका आउटपुट निकलेगा यानी कि जो भी इनकी प्रोडक्शन होगी, जो भी फसल होगी, तो उसको मार्केट में सेल करवाने का भी काम करवाती है, ताकि यहाँ से भी उनको एक अच्छा प्राइस मिले, अच्छा बेनिफिट मिले, और यहाँ पे भी उनको चीज़ें हैं वो लो कॉस्ट में मिले, ताकि इतना ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े इनके ऊपर, और ये भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट है वो अर्न कर सके। तो ये इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सारी सोसाइटी हैं, हमें नाम पढ़ने से समझ में आ जाता है कि ये कौन सी किस चीज़ की बात कर रहा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या आता है कि देखो जो क्रेडिट पे ये हमें क्या करती है ना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। अब जैसे कि अभी तो काफ़ी मतलब बैंकिंग सिस्टम है वो बढ़ गया है, तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आड़त तो सभी ने सुनी है, लगभग हर जगह होती है। यहाँ पे वो मतलब वो पर्सन होते हैं जो मतलब क्या होते हैं कि मनी प्रोवाइड करवाते हैं, या यूँ कह लो एज ए लोन या क्रेडिट पे पैसा देते हैं किसको, फार्मर्स को, या जिस भी रिक्वायरमेंट होती है पर्सन उसको। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या करते हैं, हाई चार्ज करते हैं, क्योंकि ये अपना पैसा देते हैं तो इंटरेस्ट रेट तो हाई लेंगे ही लेंगे, जो बैंकिंग है उससे भी ज़्यादा लेंगे। भी जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी थी उस टाइम हमने पैसा दिया था, ये हमारा पैसा है, तो इसके ऊपर हमें इतना इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे कि उस चीज़ से इस चीज़ से बचाने के लिए अपने मेंबर्स को सोसाइटी है कि जहाँ पे क्रेडिट एक रीजनेबल टर्म्स के साथ मेंबर्स को मिलता है, और जो उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो भी काफ़ी लो होता है, ताकि अब जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो उसके लिए अपने काम को और अच्छे से कर सकें। तो ये उस चीज़ को जो लेंडर्स होते हैं ना उनके एक्सप्लोटेशन से, उनके शोषण से बचाता है, ताकि रेट है वो लो रेट पे मिलेगा, तो इनको जो अच्छे से कैपिटल मिलेगा, तो इनको आगे पैसे की, फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने काम को अच्छे से देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको जो रेट है वो भी लो ही पे करना पड़ता है, यह भी यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या है, देखो एज ए हाउसिंग क्या होता है, हाउस घर। तो ये किसके लिए होता है कि कोई मतलब अपना घर बनाना चाहता है, अपने जो मेंबर हैं इसके अंदर, तो सोसाइटी उसके लिए होती है कि ये किस में आएगा, जो कंस्ट्रक्शन है हाउस एट ए रीजनेबल कॉस्ट, कि यहाँ पे ये सोसाइटी ये काम करेगी कि कोई भी पर्सन अपना घर बनाना चाहता है तो उसको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें जिससे उसकी कॉस्ट है वो लो रहे, कम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं उसको मतलब सबसे पहला तो उसमें उसको लोन प्रोवाइड करवाते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उनको भी बल्क क्वांटिटी में खरीद के वैसे भी हेल्प करवाते हैं, ताकि यहाँ से भी इसको चीज़ें हैं वो लो कॉस्ट में मिले और वो अच्छे से अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कर सके। तो ये भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि कोई भी अपना चाहता है तो वो क्या, और इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है। ठीक है, इसकी इंस्टॉलमेंट कर रखी जाती है, उसमें इसकी पेमेंट हो सकती है। तो ये अपने मेंबर्स को क्या है ना लोन प्रोवाइड करेगा, जो कि उसका जो हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो उसमें यहाँ पे क्या कर सकता है, तो बना मतलब घर भी ले सकता है उस लोन से, या अपना खुद का प्लॉट लेके वहाँ पे उसको और अच्छे से बना भी सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इसको लो रेट में है वो मिलती हैं। और इसी के साथ हमारा क्या है ना जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कंप्लीट होता है। एक बार थोड़ा सा मोटी मोटी निगाह कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें आई थी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई। ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मतलब जो हमारी सोसाइटी के समाज के 10 एडल्ट मेंबर्स होंगे जो मिलके रजिस्टर्ड करवाते हैं अपनी सोसाइटी को अंडर दी कंपनी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और यहाँ पे मिलके वो लोग किसके लिए काम करते हैं, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ताकि उनको लो कॉस्ट के ऊपर एक रीजनेबल प्राइस के अंदर चीज़ें हैं वो मिल सके। और जैसे रजिस्ट्रेशन कंपनी का होता है तो इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। तो उसके बाद सोसाइटी के पास ये अधिकार होता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी लेती है तो अपने नाम से ले सकती है, कोई भी सेल करनी होती है तो अपने नाम से कर सकती है। प्लस अगर किसी के अगेंस्ट उसको कोई भी लीगली एक्शन लेना हो तो वो भी ले सकती है, कोई भी केस है वो उसके अगेंस्ट फाइल कर सकती है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी मेंबरशिप है वो बिल्कुल ही वॉलेंट्री है कि अगर कोई अपनी इच्छा से इसमें आ भी सकता है और छोड़ के जा भी सकता है। छोड़ने वाले बंदे को एक नोटिस जरूर रखना होता है सोसाइटी के अंदर कि वो इस सोसाइटी को छोड़ के जा रहा है। लीगल स्टेटस में क्या है, स्टेटस इसका यही है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत कंपलसरी है कि उसको करवाना ही करवाना है, ताकि सेपरेट एक लीगल आइडेंटिटी मिल सके, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से होल्ड कर सके। तो बस ये कुछ छोटी सी इसमें एक मतलब फॉर्मेलिटी होती है लीगली, बाकी इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता।
ताकि उसकी जो बंदों कोई भी मेंबर्स हैं उसमें आए या जाएं तो उससे इसको इफेक्ट है वो ना पड़े। जो भी इसमें मेंबर होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, यानी कि वो उतने के लिए लाइबल है जितना उनकी कैपिटल उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट कर रखी है, उससे ज़्यादा नहीं। कंट्रोल यहाँ पे क्या होगा, सभी मेंबर्स के द्वारा अपने वोटिंग राइट से मैनेजिंग कमेटी को चूज करना होगा, इलेक्ट करना होगा, फिर सारा सारा कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में होता है। सर्विस मोटिव के अंदर क्या है कि इसका मेन पर्पस क्या है, अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। तो ये उस तरीके से ही काम करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके। अब इसके नेक्स्ट इसके मेरिट में क्या है, सभी पर्सन के पास वोटिंग राइट, वन मैन वन वोट है, सभी के पास इक्वल राइट है। किसने ज़्यादा पैसा लगा रखा है, कम लगा रखा है, डजंट मैटर, सभी को ही एक बार मत देने का अधिकार है। कोई भी वो इलेक्शन करते हैं या कुछ भी किसी तरह की चीज़ों को डिसीजन लेते हैं। लाइबिलिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड रहती है, उनकी पर्सनल एसेट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे मेंबर्स की, तो उनकी यहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मतलब 20 तरीके से वो फ्री होते हैं कि उनको जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सिर्फ उतने के लिए लाइबल हैं, उससे ज़्यादा उनसे कहीं भी कवर नहीं किया जाएगा। इसका एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल रहता है, कोई पर्सन मरने से या बैंकरप्सी होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो पहले से ही किसी की मेंबरशिप जाने या आने का बिल्कुल फ्री है, कोई मतलब रिलीजन का या कोई कास्ट का कोई इशू ही नहीं है, तो इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन यानी कि ये क्या करते हैं कि जो भी सर्विसेज देते हैं इसके अंदर, तो मतलब एक लो कॉस्ट के अंदर हम कह सकते हैं जो भी ऑपरेशन इसमें होते हैं, क्योंकि मिडिल मैन है उसको एलिमिनेट कर दिया, जो मिडिल मैन है उनको बिल्कुल ही हम निकाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो मिडिल मैन जो अपना हाई प्रॉफिट इसमें मार्जिन ऐड करते थे वो कम हो जाएगा, जिससे हमें लो कॉस्ट के ऊपर चीज़ें मिल देंगी, और फिर रिस्क एबेडेट्स का वो भी कम रहता है। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, सब्सिडी टैक्सेस भी कम लेते हैं, और जो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी हमें लोन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि इसमें और बढ़ावा मिले। इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही इजी है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग बस इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसमें 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी बहुत इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। लिमिटेशंस का क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्योंकि जो अपना कैपिटल है, जो फंड है वो सिर्फ मेंबर से ही राइज करते हैं शेयर के थ्रू, और इसमें जो डिविडेंड है वो लो रेट पे मिलता है, तो ये इतनी ज़्यादा मेंबरशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाई रिटर्न्स मिले, वो उन्हीं में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मैनेजमेंट अब वो इनएफिशिएंट होती है, क्योंकि इसके पास इतना फंड नहीं होता कि एक्सपर्ट को ये पे आउट कर सकें, उतनी सैलरी दे सकें, तो इन्हीं में से जो पर्सन काम कर रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट होती है, उतनी एफिशिएंटली नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, तो उन्हीं में से ये पर्सन है वो काम करते हैं, एक्सपर्टाइज नहीं होता इतना। सीक्रेसी बहुत कम रहती है, क्योंकि सारी जो बातें हैं वो मीटिंग में डिस्क्लोज की जाती हैं, ये प्रोविजन में है सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग की जो भी डिसीजन ले जाएंगे, जो भी मेन बातें होंगी वो मीटिंग में डिस्क्लोज की जाएंगी, उनके ऊपर डिस्कशन होगा, तो सीक्रेट रखना किसी भी चीज़ को बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा इंटरफेरेंस करती है, क्योंकि जो भी वेलफेयर पर्पज़ के लिए है तो गवर्नमेंट चेकआउट करती है कि इसमें वेलफेयर पर्पज़ के लिए ही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और टाइम टू टाइम अकाउंट्स की ऑडिटिंग होनी चाहिए, जो भी अकाउंट्स उनको सबमिट करें, अपनी फाइनल रिपोर्ट दें, तो इस तरह का इंटरफेरेंस गवर्नमेंट है वो करती रहती है, अपना कंट्रोल कहीं ना कहीं रखती है। ओपिनियन है वो भी डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि देखो जो पर्सन मिलके काम कर रहे हैं तो वो हमेशा चीज़ों के ऊपर एग्री हो जाए ऐसा भी नहीं होता। सेकंड थिंग क्या होता है कि उनको कई बार पर्सन अपनी पर्सनल वेलफेयर को भी देखने लग जाता है, कि वो मेंबर्स की वेलफेयर की जगह पर्सनल वेलफेयर को ध्यान में रखता है, कि उसको पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, तो वो उस चीज़ को भी नेगलेक्ट कर सकता है कि यहाँ पे सभी मेंबर का हिस्सा है, तो उससे फिर क्या है, ओपिनियन तो अलग अलग हो ही सकते हैं, और इसमें कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, और प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। टाइप ऑफ सोसाइटी में क्या है, कंज्यूमर सोसाइटी है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो इसमें के अंदर क्या होता है, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें अच्छी क्वालिटी में एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। ये क्या करते हैं, होलसेलर से मतलब बहुत सारी बल्क क्वांटिटी में डायरेक्टली परचेज करते हैं, और मिडिल मैन उन चीज़ों को बाकियों को एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि एक लो कॉस्ट के ऊपर उनके कंज्यूमर को, उनके मेम्बर्स को जो प्रोडक्ट हैं या चीज़ें हैं वो मिल सकें। प्रोड्यूसर के अंदर क्या है, ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि यहाँ पे उनको बढ़ावा देना, उनके जो इनपुट है उनको लो रेट में प्रोवाइड करवाना, जितने भी रॉ मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, प्लस जो आउटपुट है उसको मार्केट में सेल करवाना एक अच्छे प्राइस के ऊपर, ताकि इनकी इनकम है वो अच्छी हो उसके। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जो मार्केटिंग, क्योंकि सेलिंग बढ़ाने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्मॉल प्रोड्यूसर को इनकी ज़रूरत है दोनों चीज़ों की, तो मार्केटिंग के लिए भी एक रीजनेबल प्राइस में उनके आउटपुट देना और उनकी मार्केटिंग करवाना, क्योंकि मिडिल मैन निकाल देते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा पैसा बच जाता है, तो हम अपने अगर लो रेट के ऊपर हम चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे तो उसकी डिमांड है वो ज़्यादा आएगी, तो उसका अच्छा आउटपुट आ सकता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, इस तरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, ताकि अच्छे से काम को किया जा सके और पर्सन है वो अपने काम को और ज़्यादा ग्रो करें, अच्छे से करें।
फार्मर्स के अंदर क्या होता है, जो भी फार्मर्स होंगे, जो भी मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, तो उनको मशीनरी प्रोवाइड करवाना, उनको अच्छी किस्म के बीज, खाद, ये चीज़ें प्रोवाइड करवाना, ताकि वो उनका जो भी इनपुट रहे वो बहुत अच्छा रहे, उनकी फसल भी अच्छी आए, प्लस जब फसल निकल जाती है जो आउटपुट होता है उसको भी मार्केट में सेल करवाना, ताकि उसके भी एक रीजनेबल और डिज़ायर इनको अमाउंट है वो मिल सके। जो भी फार्मर्स को कोई भी नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अपनी क्रॉप कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। क्रेडिट के अंदर क्या है, ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि जो भी लैंडर्स हैं बड़े बड़े, तो वो जो भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं मेंबर्स को या किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रखते हैं। तो ये क्या करते हैं कि लो रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्रेडिट पे भी फैसिलिटी देती है अपने मेंबर्स को। और नेक्स्ट है इसका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या है कि सोसाइटी जो हाउसिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उसके लिए बनी होती है। तो एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, प्लांट, लैंड, तो वो उन चीज़ों को इजीली ले सके। तो यहाँ पे लो रेट के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, लोन भी मिलता है, ताकि वो अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट कर सकें और उसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, उसको एक साथ पे करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी के साथ हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो ख़त्म होता है, और इसी के साथ जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 4 फर्में हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट हमारी रही है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको और इजी रहे और इजी बनाने के लिए हमने बिल्कुल उसी फॉर्मेट को उठाया, ताकि अपनी बुक को आप साथ में रख के अगर स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपको और अच्छे चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा है वो ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें, ताकि हम और अच्छे से और अच्छी और बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाते रहें, क्लासेस आपको देते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।